Hello teachers. This training is a part of training program for the teachers of the English medium upper primary schools of Basic Shiksha Parishad. In this session, we shall focus on teaching of geography at the upper primary level. I understand that often teaching subjects like maths, science, and social sciences in English medium in Parishad schools can be challenging. Hence, through this session, I shall be focusing on ways through which we can effectively achieve the learning outcomes of the different topics covered under geography, make learning more advantageous for the children, and get them acquainted to the English language. This session shall be carried out in two parts. Part 1, wherein we will be looking at teaching of geography as a subject and specially teaching of geography in English medium. Part 2, here I would be presenting a demo lesson of Class 6 Geography, Lesson 1, Our Solar System. I hope the purpose of this session is clear now. So let us now begin with the first part of this session, teaching of geography. It is utmost important that the aims and objectives of teaching geography as a subject is clear to us at all times. At the upper primary level, we're going to have a look at what are the aims and objectives of teaching geography. The earth will be introduced to the children as a habitat of humans and other forms of life. यानी कि इस स्तर पर धरती को मानव व अन्य प्रकार के जीवों का निवास स्थान के रूप में बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अपने क्षेत्र, राज्य व देश का अध्ययन बच्चे करेंगे। और कुछ हम जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी भी कंसिडर करेंगे। To enable the children to understand the living conditions of people in different parts of the globe, यानी कि धरती के विभिन्न भागों में लोगों के रहन सहन का अध्ययन बच्चे करेंगे। Know the different natural resources, धरती की प्राकृतिक संपदाओं के बारे में बच्चे जानेंगे। Environment and climatic factors, their effect on life, यानी कि अर्थ के एनवायरनमेंट और क्लाइमेटिक फैक्टर्स का मानव जीवन व अन्य प्रकार के जीवों के जीवन पर किस प्रकार का असर होता है, इसका अध्ययन किया जाता है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस रीजन्स एंड कंट्रीज़, दुनिया के अलग अलग क्षेत्र व देश आपस में एक दूसरे के ऊपर किस प्रकार से निर्भर हैं। डेवलपिंग लैंग्वेज, दैट इज़ द टर्म्स यूज्ड इन जियोग्राफी। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि हर भाषा का, हर विषय का अपनी एक वोकैबुलरी होती है। जैसे कुछ टर्म्स होते हैं वो सिर्फ जियोग्राफी में ही यूज़ किए जाते हैं, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, टेम्परेचर, इनका अधिक से अधिक उपयोग हम जियोग्राफी सीखते वक्त करते हैं। इस प्रकार की जियोग्राफी की अपनी डिक्शनरी है। तो जो इस लेवल पे, अपर प्राइमरी लेवल पर बच्चों को हमें जियोग्राफी की लैंग्वेज देनी है, उनको बच्चों को सिखाया जाता है। सो टीचर्स, जियोग्राफी एज अ सब्जेक्ट has many aims and objectives, though we need to concentrate on the objectives at the upper primary level. Let us discuss now about integrated approach. Integrated approach को हम एकीकृत approach भी कह सकते हैं। Now, no subject can be taught in isolation from the other subjects. जब हम एज टीचर्स क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं तो अक्सर आपने पाया होगा
कि जब हम कोई एक टॉपिक बच्चों से डिस्कस कर रहे होते हैं तो कई बार हम डिस्कशन करते करते टॉपिक से हटकर किसी और बात पे ही चर्चा करने लगते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि स्पेशली प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल पर हम कोशिश करते हैं कि जो भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो उस ज्ञान को आत्मसात कर सके। तो उसके लिए हम हर कोशिश करते हैं कि हम चाहे किसी विषय पे भी चर्चा करनी पड़े, उस चर्चा के माध्यम से हम अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इंटीग्रेटेड अप्रोच का कि इसमें होता क्या है। मान लीजिए अगर कोई विषय पढ़ा रहे हैं आप, से फॉर एग्जांपल आपने चूज़ किया है टॉपिक हिस्ट्री ऑफ कॉइन्स। अगर आप उनको कॉइन्स का इतिहास पढ़ा रहे हैं तो हम सिर्फ हिस्ट्री की चर्चा नहीं करते हैं। तो हम उस वक्त हम बच्चों के साथ में कॉइन्स बनाने में कौन से धातु का उपयोग होता है इस पर चर्चा कर सकते हैं, यानी कि हम थोड़ा सा साइंस का डिस्कशन कर रहे हैं। कॉइन्स का मूल्य क्या है, तो ये डिस्कशन हमें मैथ्स की ओर ले जाता है। एंड ऑफ कोर्स लैंग्वेज इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सब्जेक्ट टीचिंग। हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उनको, भाषा का अपना महत्व है। बिना भाषा के हम अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, हमारे सब्जेक्ट कंटेंट को हम बच्चों को समझा नहीं पाएंगे। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच में डेफिनेटली लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच से होता क्या है, the children are able to develop attitudes, skills and knowledge across curriculum. They get enough opportunities, that is opportunities for the whole class and individual learning experiences. जब आप कई विषयों पर चर्चा करते हैं तो डिस्कशन के लिए बहुत स्कोप बढ़ जाता है और पार्टिसिपेटिव क्लास हो जाती है। बच्चे पार्टिसिपेटिव होते हैं तो, और जब वो लर्निंग करते हैं उस वक्त तो उसको वो अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। तो जैसे हम अपना कॉइन वाला ही अगर एग्जांपल लेते हैं तो जब वो डिस्कशन के बाद जब भी कॉइन उसके हाथ में आएगा तो वो सिर्फ उसके इतिहास के बारे में नहीं जानेगा कि ये पहली बार कब बना था, कैसे बना था। उसको ये भी चीज़ें ध्यान आएंगी कि कौन से मेटल्स यूज़ हुए हैं ये कॉइन्स बनाने में, इसकी वैल्यू कितनी है। वो उसको हो सकता है कैलकुलेट भी करे, अगर मुझे इसको अगर 1 रुपये को 5 रुपीज़ बनाना है तो मुझे इसमें 4 कॉइन्स और ऐड करने पड़ेंगे। और साथ ही जब वो डिस्कशन मंथन अपने ही मन में करेगा तब भी उसको लैंग्वेज का उपयोग करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि वो इंग्लिश में पूरा डिस्कशन ना कर पाए, बट फिर भी वो जो टर्म्स सीखेगा बच्चा, वो टर्म्स उसके लिए उसकी वोकैबुलरी को डेवलप करते हैं। सो ये है अपना इंटीग्रेटेड अप्रोच। द डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग जियोग्राफी हम ब्रीफली इस पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्या मेथड्स हमारे लिए अवेलेबल हैं ताकि हम अपनी जियोग्राफी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकें। ऑब्जर्वेशन मेथड में हम जो टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको ऑब्ज़र्व करने का उनको मौका दिया जाता है। अगर आप स्काई के बारे में ही पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को स्काई ऑब्ज़र्व करने के लिए बोलिए। 10 मिनट बैठकर बच्चे आसमान की ओर देखें, उसमें क्या क्या उन्हें दिखाई पड़ रहा है, इस पर वो ध्यान लगाएं। तो इसके लिए सिर्फ स्काई ही नहीं है, जियोग्राफी में हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनको हम बच्चों के लिए अवेलेबल करवा सकते हैं। ग्लोब, मैप्स, चार्ट्स, मॉडल्स, ये सब चीज़ों के साथ हम बच्चों को ऑब्जर्वेशन करवा सकते हैं। ऑब्जर्वेशन किस किस चीज़ की करवा सकते हैं? क्लाउड्स, द स्काई, टेम्परेचर, द डायरेक्शन ऑफ द विंड, इन सब के लिए हम हो सकता है ज़रूरत पड़ने पर बच्चों को क्लासरूम के बाहर भी ले जा सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी यहाँ पे। मान लीजिए अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं द कॉन्टिनेंट एशिया, ऑलराइट, so it would be very effective if you make the students observe the globe. You can also provide them the map. आप बच्चों को लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं, थ्रू विच दे कैन फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ एशिया इन द ग्लोब। एंड यू कैन ऑल्सो डिस्कस विद देम द डिफरेंट ओशंस। मैप में वो देख सकते हैं कि आसपास एशिया के कौन से ओशंस हैं
और कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो इससे वो एक पिक्चर उनके माइंड में बन जाएगी कि एशिया लुक्स लाइक दिस एंड दीज आर द प्लेसेस सराउंडिंग इट. This is how the observation method works. Now the use of multimedia. I can easily say that it is a blessing. मल्टीमीडिया ने आज के समय में हमारे टीचिंग को इतनी इफ़ेक्टिव बना दिया है कि मान लीजिए अगर आप सोशल स्टडीज़ में कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा रहे हैं जिसका बच्चों के परिवेश से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आप मल्टीमीडिया के उपयोग से वो टॉपिक उनको अगर दिखाते हैं, उसका वीडियो या क्लिप्स या इमेजेस, तो बच्चों को वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है और वो उसका एक अपने माइंड में एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं. से फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ा रहे हैं उनको टंड्रा रीजन, तो टंड्रा रीजन तो हमारे कॉन्टेक्स्ट से एकदम परे है. तो उसके लिए अगर हम उनको कोई वीडियो दिखा दें टंड्रा रीजन की या कोई फ़ोटोज़ दिखा दें, कुछ इमेजेस दिखा दें, तो उनको समझ में आएगा कि हाँ ये एक ऐसी जगह है जो बर्फ़ से ढकी हुई होती है, वहाँ किस तरीके के एनिमल्स होते हैं. तो इसका हम बेटर इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं. देन वी हैव द प्रोजेक्ट मेथड. प्रोजेक्ट मेथड से तो हम सब परिचित हैं. तो ये मेथड में हम बच्चों को छोटे छोटे टॉपिक्स का प्रोजेक्ट असाइन कर सकते हैं. उनको फिर हम इनफ गाइडलाइंस देंगे ताकि बच्चे भटके ना. उनको इनफ गाइडलाइंस देंगे, उनको पता होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट से हमसे क्या एक्सपेक्टेड आउटकम है. तो इन द प्रोजेक्ट मेथड द चिल्ड्रन गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टिगेट एंड फाइंड सॉल्यूशंस, राइट. तो ये प्रोजेक्ट्स हम बच्चों को इंडिविजुअल दे सकते हैं कि वो अकेले घर से करें या ग्रुप में उनको डिवाइड करके टुगेदर दे कैन वर्क ऑन अ सर्टन टॉपिक. द डिस्कशन मेथड, अगेन दिस इज़ नॉट न्यू टू अस. This discussion method it gives a lot of scope for a very interactive class. It has a lot of opportunities for the students to provide ideas, experiences, opinions, information, जो भी उनके पास है. So the teacher has to design the class, plan the class in such a manner that she has left enough scope for the children to participate. Then let us look at the art integrated learning. ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, हाँ फिर भी नया कॉन्सेप्ट है क्योंकि आज के समय में इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि हम आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें. एज इन कुछ भी अगर लर्निंग बच्चों को करवा रहे हैं तो उससे रिलेटेड आर्ट हम बच्चों से करवाएं जिससे वो लर्निंग को रिटेन कर सकें. देन वी हैव कॉन्सेप्ट मैपिंग. कॉन्सेप्ट मैपिंग में होता है आप एक कॉन्सेप्ट लेते हैं. से फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वाटर, तो हम बच्चों से पूछते हैं कि जब वाटर वर्ड आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या बातें आ रही हैं. तो बच्चे बताएंगे आपको कि वाटर हमें नदी में मिलता है, हमें समुद्र में मिलता है, पानी नल से भी आता है, पानी कैसा दिखता है, उसका कलर क्या है, क्या उसमें कोई स्मेल आती है. फिर बताएंगे बच्चे आपको पानी के डिफरेंट यूजेस क्या है. फिर वो खुद ही बताएंगे कि हमें पानी को बचाना चाहिए. बच्चों ने कहीं देखा अगर होगा कि पानी गंदा हो रहा है तो वो बताएंगे कि पानी को हम अपनी एक्टिविटी से प्रदूषित कर रहे हैं. तो हम बच्चों को एक टॉपिक देते हैं और उनसे वो उसके बारे में क्या जानते हैं ये उनसे हम पूछते हैं. तो वंस दे हैव गिवन देयर आइडियाज़ हम उसको नोट डाउन करते जाएंगे बोर्ड पर और फिर हम एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे. तो इससे क्या होगा, आप वाटर का डिस्कशन तो कर ही रहे हैं, एट द सेम टाइम आप कई सारे विषयों पर चर्चा कर रहे हो जो अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, है ना. तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट मैपिंग का यूज़ करके हम बच्चों की थिंकिंग बढ़ा सकते हैं. देन वी कम टू द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज़ अगेन नॉट न्यू टू अस. इसमें हम कोई अगर कॉन्सेप्ट नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो द टीचर कैन डू अ डेमो ऑफ दैट टॉपिक एंड देन प्रेजेंट टू द चिल्ड्रन सो दैट दे कैन लर्न. Let us now look at the ways to teach geography in our English medium schools. इस पार्ट में हमारा कंसंट्रेशन इस बात पर होगा कि हमारे जो परिषद के इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं इनमें हम जियोग्राफी को कैसे पढ़ाएंगे. हम जानते हैं कि बच्चों को
इंग्लिश बीइंग अ कंपैरेटिवली न्यू लैंग्वेज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टीचर कि हम बच्चे को कॉन्सेप्ट्स कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं सो दैट वो उसको आत्मसात कर सकें। तो जितना हम एफ़र्ट करेंगे हमारे लेसन प्लानिंग में, उतना ही हम बच्चों को हमारा टॉपिक कन्वे कर पाएंगे, राइट? So the first and foremost thing is that you try to have an interactive classroom. ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोप रखिए क्लास में कि बच्चे आपसे इंटरेक्ट करें, उनको जो भी डाउट्स हैं आप ऐसा उनके साथ में रिलेशनशिप रखिए कि वो इजीली आपसे कम्युनिकेट कर सकें। अगर उनके मन में कोई सवाल है तो उस सवाल को लेकर परेशान न रहें। वो उनको इतना आप समझाइए कि वॉट एवर you have on your mind, you can discuss with your teacher, right? You can divide the chapter into smaller units. Like if you have a topic, if you have a chapter, you cannot teach the whole chapter at one go, right? The chapters are big, उनमें बहुत सारे ऐसे concepts हैं जो बच्चों को सीखने हैं और बहुत सारे नए terms उनको हमें सिखाने हैं, तो हम एक दिन में ही पूरा घड़ा भर नहीं सकते हैं, राइट? सो वी हैव टू डिवाइड द चैप्टर इनटू स्मॉलर यूनिट्स, ऐसे यूनिट्स जो आपस में इंटर रिलेटेड हो, जिनको हम एक साथ पढ़ा सकते हैं और उनका कॉन्सेप्ट्स बच्चों को दे सकते हैं। नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन द की कॉन्सेप्ट्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द चैप्टर। हर चैप्टर में बहुत सारा नॉलेज है, वी हैव टू give them the knowledge and focus mostly on the key concepts, right? अगर आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को photosynthesis या फिर the different forms of the different habitats of the earth, तो हर habitat का जो key features होते हैं, उनकी जो खासियत होती है, वहाँ के लोगों का रहन सहन, किस तरह के एनिमल्स वहाँ पाए जाते हैं, किस तरह की वहाँ की वेजिटेशन होती है, इन विषयों पर ज़रूर आप गहरी चर्चा करें और ये टर्म्स ज़रूर बच्चों को सिखाएं ताकि उस चैप्टर से रिलेटेड जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो उनको क्लियर हो जाए। एंड यू टू फोकस ऑन द इंडिविजुअल लर्निंग आउटकम्स। लाइक हमारे बुक्स में आप देखेंगे कि हर चैप्टर के अपने लर्निंग आउटकम्स हैं, तो जब आप क्लास लें तो आप यू हैव टू मेक श्योर दैट हर एक लर्निंग आउटकम पे आपने अटेंड किया है। You have given enough amount of content to the children to make sure that the learning outcome is achieved. And then each unit should have enough practice for listening, speaking, reading and writing. तो जो आपने चैप्टर को अलग अलग स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया है, हर यूनिट में आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपने चारों स्किल्स लर्निंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, चारों स्किल्स के प्रैक्टिस के लिए उसको डिज़ाइन किया है। आपके लेसन प्लानिंग में ये चारों स्किल्स इंक्लूडेड होने चाहिए। यू हैव टू फोकस ऑन न्यू टर्म्स, स्पेशली देयर मीनिंग, देयर प्रोनाउंसिएशन एंड देयर यूसेज। जब आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो हर चैप्टर में कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो बच्चों ने पहली बार हो सकता है सुने हो, तो आप ज़रूर से उन वर्ड्स को इंगित करें, उनके मीनिंग बच्चों को बताएं, उनका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है आप उनको बताएं। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं। आप गूगल में dictionary.com पे अगर जाएंगे तो आप वहाँ पर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग देख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन सुन भी सकते हैं। तो सही प्रोनाउंसिएशन हम खुद सुनकर फिर बच्चों को सिखाएंगे और साथ ही उनको उस वर्ड को अगर फ्यूचर में यूज़ करना है तो उसको किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं बच्चे, इसकी भी प्रैक्टिस देनी है। रीडिंग अलाउड बोथ बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जानते हैं कि सारा कंटेंट इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स बच्चों को वो जो यूनिट पढ़ा रहे हैं ऑन दैट पर्टिकुलर डे उसका रीडिंग कर कर सुनाएं और साथ ही बच्चों से रीडिंग करवाएं ताकि उनको एक्सपोजर मिल सके, वो लैंग्वेज के टर्म्स को बोलने के लिए उनकी टंग ट्विस्ट हो सके और उनकी झिझक दूर हो सके। देन चूज़ रिलेटेबल एग्जाम्पल्स। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कोई अचानक ही अगर एकदम नया टॉपिक आता है जिसके बारे में बच्चों ने नहीं सुना है,
तो आप उसको समझाने के लिए उनके प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हुए ऐसे एग्जाम्पल्स दें जो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं, फिर उनको नए ज्ञान की ओर लेकर जाएं। यू मस्ट मेक गुड यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया। जितना हो सके मल्टीमीडिया का यूज़ करें जिससे लर्निंग इंटरेस्टिंग और रिटेनेबल हो सके। कॉन्सेप्ट मैपिंग मेथड का आप यूज़ करिए, क्योंकि इससे हम हमारी क्लास को इंटरैक्टिव बना सकते हैं, राइट। एंड येस, ऑफ कोर्स, असाइनमेंट्स देना ना भूले बच्चों को, बट असाइनमेंट्स ऐसे ना हो जिसमें बच्चे उलझ जाएं, राइट। हमें असाइनमेंट ऐसा देना है जिसमें बच्चों ने आपके क्लास में जो सीखा है उससे वो रिलेटेड हो, वो उसको ईज़िली इंजॉय करते हुए करें, ताकि वो उसको करेंगे और फिर उसका रिविज़न बच्चे का होगा। Now let's come to the second part of this session, where I would be presenting a demo class. Our solar system, class 6, lesson 1. Good morning children. क्या आपने कभी स्काई को ऑब्ज़र्व किया है? कभी रात में स्काई की ओर देखा है गौर से? यस, आई एम श्योर आपने देखा होगा। तो जब आप रात में देखते हैं स्काई की ओर, तो आपको स्काई में बहुत सारे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, राइट। जैसे स्टार्स हैं, मून, राइट। अगर आप इन्हीं स्टार्स, मून्स को अगर आप किसी खुली जगह से देखें, जैसे जो शहर से दूर हो, शहर की चकाचौंध से दूर हो, जहाँ प्रदूषण कम हो, तो आपको स्टार्स और मून या और भी कोई बॉडीज़ जो स्काई में दिखाई देती है वो बहुत ब्राइट, स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, चमकती हुई, राइट। तो क्या आप जानते हैं दैट व्हाट डू वी कॉल दी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी इन द स्काई, राइट। मैं बताती हूँ। वी कॉल देम heavenly bodies or celestial bodies. So all the objects that we see in the sky from the earth, like the sun, the moon, the stars, etc., are called heavenly bodies or celestial bodies. क्या कहते हैं हम उन्हें? Yes, celestial bodies. बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब दिन के समय में जब सन होता है, व्हेन द सन इज़ आउट इन द डे टाइम, हमें और सेलेस्टियल बॉडीज़ क्यों नहीं दिखाई देती है? वाई कांट वी सी द स्टार्स एंड द मून व्हेन द सन इज़ देयर इन द डे टाइम? या तो इसलिए क्योंकि सन की इतनी ब्राइटनेस होती है, सन इतना चमकता है कि उसकी ब्राइटनेस के आगे बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़ हमें दिखाई नहीं देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई टॉर्च की रोशनी आपकी आँखों पे डाले डायरेक्टली, तो आप क्या आसपास की चीज़ें उतने ही साफ तरीके से देख सकते हैं जैसे पहले देख पा रहे थे? नहीं, वो हमें कुछ धुंधली दिखाई देती है। तो आप ऐसा ही समझिए कि जब सन होता है तो उसकी इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस होती है कि आपको बाकी के सेलेस्टियल बॉडीज़ नहीं दिखाई देते हैं। Now let us talk about stars. Stars तो सबने देखे हैं, but do you know what are stars? Stars क्या होते हैं? Stars बहुत simple हैं. The twinkling objects that we see in the night sky are called stars. जो रात में चमकती हुई वस्तुएं हमें आसमान में दिखाई पड़ती हैं वो stars हैं। क्या आप जानते हैं stars का शेप क्या है? What is the shape of the stars? यस, आप कहेंगे स्टार शेप्ड। अगर मैं किसी बच्चे को आपको बुलाऊंगी बोर्ड पे, तो आप उसको ड्रॉ भी करके दिखाएंगे मुझे कि मैम दिस इज़ हाउ द स्टार लुक्स। बट लेट मी टेल यू, इन रियलिटी, वास्तव में स्टार्स का शेप स्पेरिकल होता है। दे आर राउंड, ओके, दे आर स्पेरिकल इन शेप एंड नॉट स्टार शेप्ड। क्योंकि वो दूर से चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं, तो वो उसकी ट्विंकल की वजह से स्टार के शेप में दिखाई पड़ते हैं। क्या आप जानते हैं स्टार्स बने किससे होते हैं? व्हाट आर स्टार्स मेड ऑफ? दे आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, ऑलराइट, एंड दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट।
तो क्योंकि वो हॉट गैसेस से बना हुआ है तो सन की तरह से उनके खुद का हीट और लाइट वो प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। मून और अदर प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ऑलराइट, एंड चिल्ड्रन, डू यू नो दैट देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई? आसमान में अरबों तारे हैं, बट कैन वी सी देम ऑल? नो, हम कुछ ही स्टार्स को देख पाते हैं। बाकी स्टार्स हमसे इतने दूर हैं कि हम उनको बिना टेलीस्कोप के यूज़ के नहीं देख सकते हैं। ऑलराइट, और मुझे आपको ये भी बताना चाहिए दैट आवर सन इज़ ऑल्सो अ स्टार। जिस सूरज को हम देखते हैं, जिसे हम सन के रूप में पहचानते हैं, वो भी एक स्टार है। तो अब आप पूछेंगे कि अगर वो एक स्टार है तो वो इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? मैं बताती हूँ। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। जो सन की डिस्टेंस है हमारे अर्थ से, वो कम है कंपेयर टू दी अदर स्टार्स। बाकी के स्टार्स बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसलिए वो बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं, और सन हमारी अर्थ से काफ़ी पास है कंपेयर टू द स्टार्स, इसीलिए वो हमें बड़ा दिखाई देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक एरोप्लेन को देखेंगे पास से तो वो बड़ा दिखाई देता है, लेकिन वही अगर आप एरोप्लेन को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं तो वो बहुत छोटा सा चिड़िया के जैसा दिखाई देता है। सिमिलरली, तो हेवनली बॉडीज़ जितने दूर होंगे अर्थ से, वो उतने छोटे दिखाई देंगे। और जब आप आसमान को गौर से देखेंगे, स्टार्स को स्पेशली, तो आप देखेंगे कि स्टार्स अलग अलग पैटर्न में नज़र आते हैं। यूजुअली वो कुछ ग्रुप इकट्ठे कुछ स्टार्स का बन जाता है, और वो उस पैटर्न में अक्सर हमें आसमान में दिखाई पड़ते हैं। तो दिस ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म अ पर्टिकुलर पैटर्न इज़ कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन। क्या बोलते हैं इसे? Constellation. Yes, we call it constellation. So what is a constellation? It is a group of stars that forms a particular pattern. तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह के पैटर्न्स जो बने हुए हैं, constellations, there are 88 constellations in the sky. कुछ constellations को तो हम अगर आसमान में देखें तो बहुत easily आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हमारा सप्तऋषि मंडल है, इसको हम द 7 सेजेस भी कहते हैं। अगर आप आसमान में गौर से देखेंगे रात में, तो एक क्वेश्चन मार्क के आकार का, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, पैटर्न ऑफ स्टार्स दिखाई देगा, जिसको हम कहते हैं सप्तऋषि मंडल। ओके चिल्ड्रन, तो लेट अस नाउ लर्न व्हाट इज द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम एक फैमिली है, जैसे हमारे घर में फैमिली है जिसमें एक हेड होता है और बाकी मेंबर्स होते हैं, तो वैसे ही सोलर सिस्टम एक फैमिली है जिसका हेड है सन, और उसके फैमिली मेंबर्स कौन हैं? द 8 प्लैनेट्स, उनके सैटेलाइट्स, और बाकी दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ जो आसमान में हैं, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मीटेरॉइड्स। ये सब सन की फैमिली है। इस फैमिली में सन सोलर सिस्टम के सेंटर में लोकेटेड है। द सन इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बाकी के प्लैनेट्स सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सो व्हाट इज़ द सोलर सिस्टम? अ सोलर सिस्टम, रिपीट आफ्टर मी, अ सोलर सिस्टम is the family of the sun, the 8 planets, their satellites, and other celestial bodies like asteroids, comets, and meteoroids. समझ में आया? तो इस यूनिट में हम देखते हैं कि कुछ बहुत सारे नए टर्म्स हम सीख रहे हैं, तो इनको हम लिखेंगे और इनका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे। मेरे बाद आप इसको रिपीट करेंगे। से सैटेलाइट्स, सेलेस्टियल बॉडीज, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियरॉइड्स।
जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे इन सारे टर्म्स का मीनिंग मैं आपको बताऊंगी। सो चिल्ड्रन, लेट अस नाउ नो व्हाट इज द सन। कैन यू टेल मी व्हाट इज द सन? क्या आप मुझे बता सकते हैं सन क्या है? यस, इट इज़ अ बॉल ऑफ फायर। बहुत लोग इसको आग का गोला भी कहते हैं। राइट, दैट इज़ ट्रू। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो गैसेस हैं वो बहुत ही उसको हॉट रखते हैं। राइट, तो लेट अस कम बैक। व्हाट इज़ द सन? द सन इज़ अ स्टार। अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि सन भी बाकी स्टार्स की तरह एक स्टार ही है, और जैसे बाकी स्टार्स हॉट गैसेस से बने हुए हैं, सन इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ हॉट गैसेस। और सन में कौन सी गैसेस हैं पता है? मुख्य तौर पर हाइड्रोजन एंड हीलियम। द सन इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। आप जानते हैं सन हमें हीट और लाइट भी प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर जो हॉट गैसेस हैं उसकी वजह से सन खुद भी बहुत गर्म है और वो बाकी के प्लैनेट्स को भी वार्म रखता है, और वो हमें लाइट भी प्रोवाइड करता है। अच्छा, आप बच्चों क्या जानते हैं कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ? हमारी अर्थ से सन कितना दूर है? लेट मी टेल यू, इट इज़ 15 crore kilometers away from the earth. The sun is 15 crore kilometers away from the earth. All right? और आपको पता है कि सन कितना बड़ा है? व्हाट इज़ द साइज ऑफ द सन? आप इससे अंदाज़ा लगा पाएंगे, जैसे हमारी अर्थ है, अगर इस साइज़ की हम 13 लाख अर्थ अगर सन में घुसा सकें तो उतना बड़ा हमारा सन है। द सन इज़ सो बिग दैट इट कैन अकोमोडेट 13 lakh balls which are equal to the size of the earth. और आप जानते हैं कि सनलाइट अपने सन की सतह से अर्थ तक कितनी देर में आती है? इट टेक्स 8 minutes and 19 seconds. It takes 8 minutes and 19 seconds. और किस गति से आती है, कितनी स्पीड से ये लाइट हमारे अर्थ के ओर आती है? 3 lakh kilometers per second. All right, it is, say after me, मेरे बात बोलिए, 3 lakh kilometers per second is the speed of the light. ये सारे पॉइंट्स मैं आपके लिए बोर्ड पर लिख देती हूँ, फिर हम इस पे फिर से चर्चा करते हैं। यस, तो अब आप मुझे बताइए कि व्हाट इज़ द सन? सन क्या है? एक एक पॉइंट जिसको जो भी समझ में आया आप मुझे अपने वर्ड्स में बताएंगे कि व्हाट इज़ अ सन। मैंने बोर्ड पे भी पॉइंट्स लिखे हैं, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। यस, द सन इज़ अ स्टार। सबसे पहली बात क्या है? द सन इज़ अ स्टार। किससे बना है सन? व्हाट इज़ इट मेड अप ऑफ? हॉट गैसेस। राइट, इट इज़ मेड अप ऑफ हॉट गैसेस। एंड विच आर द गैसेस मेनली which are the main gases in the sun? Yes, hydrogen and helium. All of you say hydrogen and helium. Now repeat after me. The sun is a star made up of hot gases. The sun is a star made up of hot gases. और कुछ बताएंगे? सन किससे बना हुआ है? कौन सी गैसेस उसमें है मुख्य रूप से? Yes, hydrogen and helium. The sun provides us heat and light. It is 15 crore kilometers away from Earth. इस तरीके से आप एक एक पॉइंट पर बच्चों से डिस्कस करते हुए उसका कई बार रिपीटिशन करवाएंगे तो उनकी लर्निंग भी होगी, कॉन्सेप्ट भी बच्चे को समझ में आएगा और वो न्यू टर्म्स से एक्वेंटेड भी होंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे। So children, let us now know what are planets. Planets क्या है? जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हम स्काई में देखते हैं क्या सब प्लैनेट्स हैं? नो, राइट? सारे सेलेस्टियल बॉडीज प्लैनेट्स नहीं हो सकते हैं।
फॉर अ सेलेस्टियल बॉडी टू बी ए प्लैनेट उसको कुछ कंडीशंस फुलफ़िल करनी पड़ती हैं। जब वो कंडीशंस फुलफ़िल करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़, तभी वो प्लैनेट्स कहलाते हैं। तो हम देखेंगे कि वो कंडीशंस क्या हैं। फर्स्टली, फॉर एन सेलेस्टियल बॉडी टू बी ए प्लैनेट इट मस्ट रिवॉल्व अराउंड द सन। वो सन के चारों ओर निरंतर चक्कर लगाता है और उन सेलेस्टियल बॉडीज़ की अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है। सेलेस्टियल बॉडीज़ प्लैनेट कहलाने के लिए उनका शेप कैसा होना चाहिए? या तो राउंड होता है या ऑलमोस्ट नियरली राउंड होता है, लगभग गोलाकार या फिर गोलाकार। और सेलेस्टियल बॉडीज़ अगर ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें नहीं होगा तो वो प्लैनेट्स नहीं कहलाएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? आई एम श्योर आपको पता है, फिर भी मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ दैट फोर्स विच अट्रैक्ट्स टू और मोर ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स वन अनदर। वो एक ऐसा फोर्स है जो दो या दो से अधिक वस्तुओं को एक दूसरे की ओर आकर्षित करती हैं। प्लस आपको ये भी पता है कि प्लैनेट्स जो होती हैं वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में सन के चारों ओर घूमते हैं। तो कोई सेलेस्टियल बॉडी अगर एक दूसरे की ऑर्बिट को क्रॉस करता है तो वो प्लैनेट नहीं कहलाता है। वो अपने ही फिक्स्ड गोले पर जब सन का चक्कर लगाता है तभी वो प्लैनेट कहलाता है। तो किसी भी सेलेस्टियल बॉडी में जब ये फीचर्स होते हैं तभी वो प्लैनेट कहलाते हैं। राइट? आई होप आपको समझ में आया। एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगी। दैट द सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन which do not have their own heat and light, which are round or nearly round in shape. They have gravitational force and do not cross the orbit of any other planet. These are the features that make the celestial bodies a planet. Now that we know what are planets, let us discuss the names of the 8 planets of the solar system. Sun की फैमिली में 8 planets हैं जिनके नाम मैं आपको बता रही हूँ। मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। जब आप सन से इनकी दूरी की बात करते हैं तो जिस ऑर्डर में ये सन से दूर स्थित है उसी ऑर्डर में मैंने आपको इनके नाम बताए हैं। तो सबसे नज़दीक सन के कौन सा प्लैनेट है? मर्करी। और नेपट्यून इज़ द फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है? नेपट्यून। अब आप मेरे साथ ये सारे नेम्स रिपीट करेंगे। ऑलराइट? मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ऑलराइट, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सारे प्लैनेट्स सन के चारों ओर अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। व्हाट डू वी कॉल दिस? रेवोल्यूशन। रिपीट आफ्टर मी, रेवोल्यूशन। The planets revolve around the sun on their fixed orbits. This is called revolution. और साथ ही वो रोटेट भी होते हैं। वो अपने ही एक्सिस में, जिस ऑर्बिट पर वो घूमते हैं, अपने ही एक्सिस में एक लट्टू की तरह वो घूमते रहते हैं। इसे हम कहते हैं रोटेशन। What do we call this? रोटेशन। तो टीचर्स, रेवोल्यूशन और रोटेशन का आप डेमोन्स्ट्रेशन क्लास में बच्चों को बुलाकर करवा के दिखा सकते हैं। ऑलराइट, सो द चिल्ड्रन, आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू द नेम्स ऑफ द 8 planets of the solar system. Dear teachers, it is best advice that we do model reading of the unit of the chapter that you have chosen to teach on a particular day. This will help the children come out of their hesitation of English language.
This will also provide them a good exposure to the language. Their ears will get trained, and also they will learn to pronounce the words which they might not be able to otherwise. Since this is a demo class, I have chosen a small unit of the chapter to teach, and also I will be reading a smaller part of the unit just to avoid to make the video lengthier. Planet. The celestial bodies which revolve around the sun in a fixed orbit are called planets. Like our Earth, they don't have their own light and heat. They are illuminated by the light of the stars. For a celestial body to be a planet, its size should be so large that its shape is round or nearly round with the effect of gravitational force, and it should also not cross the orbit of any other planet. There are 8 planets in our solar system. In order of their distance from the Sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. All the 8 planets of the solar system revolve around the Sun and also rotate like a top on their axis. They revolve around the Sun anti-clockwise in their own orbits. The movement of these planets on their axis is called rotation, and the movement around the Sun is called revolution. After you have done the model reading, make sure you get at least 3 to 4 students per day to read the chapter for the class and ask the class to repeat after them. And before you wind up the class, you have to do the recap of the topics that you have taught today. So a few things that you have to bear in mind while doing the recap is you should have written down enough blackboard work so that the children can see the words when the lesson is being taught. Also in this chapter you can use the demonstration method. Like you can, when you're teaching the children about the planets, what are the features a celestial body must have to be called as a planet, there you can use the students to come, 7 to 8 students to come and ask them to stand in different orbits which you have drawn using pencil or using a chalk on the ground, and ask them to rotate on to revolve on their orbit. Now when they will all revolve on their orbit, they will not cross each other's orbit if they are walking on the mark that you have made. So this will show them that the planets, since they are in a fixed orbit, they do not cross the paths of the other planets. And when you're doing recap, you will discuss the topics mentioned on the slide with the children, because these were the key topics that we taught them today. And yes, last but not the least, you have to give them certain assignment so that they can go home and revise whatever they have learned in school. So you can look at the slide. I have suggested some assignment for the unit that we have taught today. Observe the sky both during the daytime and at night, and make a note of the celestial bodies you see. This is a part of the observation method of teaching. Draw a neat and labeled diagram of the solar system. This can be under Art Integrated Learning. Learn the names of the 8 planets of the solar system. Also, dear teachers, not all set of students are
Similar, every set of students have their own individual needs. So you have to plan your lesson as per the needs of your students. Make good use of multimedia and plan your lessons. Thank you.